आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 1 के अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी एक कविता है। ये कविता की जो कवयित्री हैं उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। कवयित्री का नाम है इसके सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा जी जो हैं उनका जन्म इलाहाबाद में 1904 में हुआ था, सन 1904 ईस्वी में। वहां से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। उनका विवाह भी यूपी में ही हुआ और 1948 में उनका देहांत होता है। तो 1904 से 1948 तक जो भारत की स्थिति थी वो अंग्रेजों के अधीन थे। हमारा भारत जो है वो अंग्रेजों के अधीन था और इस वक्त पे स्वाधीनता आंदोलन जो है वो अपने चरम पर थी। तो जाहिर सी बात है कि स्वाधीनता आंदोलन में सुभद्रा जी ने भी भाग लिया और बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था या फिर जो उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, तो इन सभी आंदोलनों में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और महिलाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ाई। खुद भी ये पार्टिसिपेट करती थी और महिलाओं को प्रेरित करती थी कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। तो इसी दौरान केवल आंदोलनों में भाग न लेकर के सुभद्रा जी जो है उनकी रुचि साहित्य से भी थी। तो वो साहित्य रचना करके भी लोगों को प्रेरित करती थी कि वो जुड़े, वो इस आंदोलन से जुड़े, इस आंदोलन को आगे लेके जाएं और अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा है उसको इकट्ठा करें और अंग्रेज जो हमारे ऊपर यातना कर रहे हैं उनसे हम मुक्ति पाएं। तो इस कारण इनकी कविताओं में जो है देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति, ये चीजें देखने को बहुत ज्यादा मिलती थी। साथ ही साथ वीरता और महिलाओं को बढ़ावा देने की या उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने की अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया घर से बाहर निकल करके, उनके बारे में भी जिक्र करती हैं। उन्हीं में से एक कविता है ये झांसी की रानी। झांसी की रानी जो कविता है वो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी है, जिसको कि कविता के रूप में सुभद्रा जी ने लोगों के सामने पेश किया ताकि आम लोग भी इसे सुन सकें, इसे पढ़ सकें और उनकी शौर्य को, उनकी वीरता को समझ सकें और उससे प्रेरित होकर के इस आंदोलन में भाग ले सकें। तो आइए हम काव्य पाठ करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कवयित्री लिखती हैं कि अंग्रेजों के अत्याचार से, अंग्रेजों की कुरीतियों से, अंग्रेजों से परेशान होकर के जितने भी राज सिंहासन थे वो हिल उठे। यानी कि सभी घबरा रहे थे, सभी के अंदर क्रोध भर रहा था और राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी। भ्रिकुटी कहते हैं गुस्सा को, क्रोध को। ठीक है, भ्रिकुटी तानी यानी कि उन्होंने क्रोध किया। किन्होंने? राजवंशों ने, राजाओं ने। किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। तो अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान होकर के लोगों ने जो है उनसे विद्रोह करना शुरू कर दिया और उनके प्रति विद्रोह खोल दिया। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। यानी ये भारत जो बूढ़ा हो चला था, जो यातनाएं सहते सहते बूढ़ा हो चला था, जिसकी गति मंद पड़ गई थी, जिसके तरक्की की गति मंद पड़ गई थी, आज उसमें एक फिर से नई जवानी आती है और चारों ओर से जो है विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है, आंदोलन की भावना उत्पन्न होती है। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। यानी कि आजादी जो कि गुम गई थी। यानी कि जब हम अधीन थे उनके, जब हम गुलाम थे उनके, तो उस वक्त जो हमारी स्थिति थी उसकी कीमत अब लोग जान चुके थे। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी और अंग्रेजों को भगाने की भारत देश से सबने अपने मन में ठान रखी थी कि अब इनको जो है यहां से भगाना ही है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। यानी सन 1857 में जो पहली क्रांति शुरू हुई, जो यूपी से ही शुरू हुई और बिहार से शुरू हुई, उस क्रांति में जो है पुरानी तलवार चमकी। यानी कि हमारी तलवार तो थी हमारे पास, हम हमेशा से मजबूत रहे हैं, हम हमेशा से बाहरी ताकतों को हराते रहे हैं, इतिहास में हमने देखा है। परंतु सन 57 में ये तलवार जो है, ये जो पुरानी तलवार है, वो एक बार फिर से चमकी, जिसके ऊपर की लग रहा था जंग पकड़ चुका है और जो कि अब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। तलवार यानी कि जोश, तलवार यानी कि वो लोगों की वो सोच, जिसके कारण
इस गुलामी के विद्रोह में एक आंदोलन खड़ा होता है और इस गुलामी से फिर हमें आजादी मिलती है। तो बुंदेले हर बोलों से, यानी बुंदेल के हर बोलों से हमने क्या सुना है, ये कहानी सुनी है। कौन सी कहानी? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि झांसी वाली रानी को यहाँ पे मर्दानी कहा गया है, उनकी वीरता के लिए, उनके शौर्य के लिए और उनके जोश के लिए। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह संग, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कानपुर के जो नाना थे, नाना साहब की मुंह बोली बहन थी छबीली, जो कि आगे चल के झांसी की रानी बनती हैं और रानी लक्ष्मीबाई कहलाती है। यानी रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम था वो बचपन का नाम छबीली था और लक्ष्मीबाई नाम था उनका जो ओरिजिनल नाम था। पिता की वह संतान अकेली थी, यानी अपने पिता की वह इकलौती पुत्री थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। नाना यानी नाना साहब, जो कानपुर के नाना साहब थे, उनके साथ ही वह पली बढ़ी, उनके साथ ही वह खेला करती थी, उनके साथ ही वह पढ़ा करती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, यानी उसकी सहेलियां जो थी वो उसकी उम्र की लड़कियां नहीं थी। उसकी जगह बरछी ढाल कृपाण कटारी ये सभी चीजें जो है उसकी सहेली बन गई थी, क्योंकि वो नाना के संग रहा करती थी, नाना के संग ही खेला करती थी, पढ़ा करती थी, उसके साथ ही वो युद्ध की तैयारियां करती थी और उस तरीके की चीजों से ही उसका लगाव हो गया था। वीर शिवाजी की गाथाएं, यानी शिवाजी और अन्य योद्धाएं जो हमारे भारतवर्ष के थे, उनकी सारी कहानियां उसको मुंह जबानी याद हो गई थी। गाथाएं वो बिल्कुल याद करके रखी हुई थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि वो लक्ष्मी थी या फिर दुर्गा थी या स्वयं ही वीरता का अवतार थी। कवयित्री कहती है कि शायद वो लक्ष्मी थी या फिर हो सकता है वो दुर्गा थी या तो फिर वो वीरता का ही अवतार थी। वो एक नई ही भगवान थी जो हमारे पास आई थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के यार, मराठे जो कि सबसे बड़े योद्धा माने जाते रहे हैं, वो भी उसकी तलवारों को वार देख करके पुलकित हो जाया करते थे, अचंभित हो जाया करते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, यानी कि उसके जो प्रिय खेल थे। अभी हमने देखा कि उसकी सहेलियां क्या थी, उसकी सहेलियां थी बरछी ढाल कृपाण कटारी। अब इन सबसे वो खेलेगी क्या, इन सबसे घर तो बनाएगी नहीं, तो वो क्या खेला करती थी, वो नकली युद्ध किया करती थी, वो युद्ध व्यूह की रचना करती थी, चक्रव्यूह की, वो खूब शिकार किया करती थी, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये सब उसके प्रिय खिलवाड़ बन गए थे। ये नाना जी के साथ वो खेला करती थी। और महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी भवानी, वो उसकी आराध्य थी, यानी वो भवानी माँ की पूजा किया करती थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाइयां खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि अब लिखती है कवयित्री कि वीरता की वैभव तो वो थी ही, लेकिन जैसे ही उसकी सगाई झांसी में हो जाती है और फिर वो ब्याह करके जब झांसी आती है, तो अब क्या बन गई, वो रानी लक्ष्मीबाई, यानी कि एक वीरांगना छबीली जिसका कि वैभव बहुत प्रचलित था, वो शादी के बाद क्या बन जाती है, वो बन जाती है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, यानी कि राजमहल में जो है संगीत बज रहे थे, बधाइयां बज रही थी, बधाइयां गाए जा रहे थे और पूरे झांसी में जो है एक उत्सव मन रहा था, चारों ओर खुशियां छाई हुई थी। सुभट बुंदेलो, यानी बुंदेलों की जो सम्मान थी, विरोधावली थी, वह आज झांसी में आई थी। बुंदेलों की जो कीर्ति थी, कीर्ति यानी कि रानी लक्ष्मीबाई, कीर्ति यानी कि छबीली जो थी उनकी, जो कि उनकी शान थी,
जो कि उनका गर्व थी, वो आज ब्याह करके झांसी में आई थी। और उनके ब्याह को मतलब इन्होंने इस तरीके से दिखाया सुभद्रा जी ने, ये कहती है कि जिस प्रकार से चित्रा ने अर्जुन को पाया था, अर्जुन और चित्रा का जो विवाह हुआ था, कुछ ऐसा ही विवाह जो है वो रानी लक्ष्मीबाई का हुआ है झांसी के महाराज के साथ। शिव से मिली भवानी थी, उस प्रकार जिस प्रकार शिव और भवानी मिली थी, उसी तरीके से आज रानी लक्ष्मीबाई अपने पति से मिल रही हैं। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को नहीं दया आई। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के आने से झांसी का जो सौभाग्य है वो उदित हुआ, जो महाराज का सौभाग्य है वो उदित हुआ, जो राजमहल का सौभाग्य है वो उदित हुआ। महलों में जो है उजियाली छा गई, यानी चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। पर यह खुशियां बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। जो काल था वो धीरे धीरे चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, यानी कि उसने घेर लिया और अब परेशानियां ही परेशानियां मंडराने लगी झांसी के ऊपर। तीर चलाने वाले कर में, यानी तीर चलाने वाले हाथों में उसको कब चूड़ियां भाई। रानी लक्ष्मीबाई जो बचपन से तीर चलाया करती थी, जो बचपन से योद्धा की तरह रहा करती थी, आज वो रानी बन के चूड़ियां पहन के बैठी है। ये विधि को पसंद शायद नहीं आया और इसलिए उसने रानी को विधवा कर दिया, यानी कि राजा जो है वो चल बसे। और राजा की मृत्यु के बाद अब जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो विधवा हो चुकी हैं और इस पर विधि को थोड़ी सी भी दया नहीं आई, ऐसा सुभद्रा जी लिखती है। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी राजा जी जो मरे वह निसंतान मरे, यानी कि रानी और राजा से कोई संतान नहीं हुए और इसके बाद जब वो मरते हैं तो चारों ओर शोक थी शोक। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कवयित्री लिखती हैं कि झांसी का जो दीपक है, झांसी का जो दीप है वो बुझ चुका है और उसके बुझने पर जो है डलहौजी का मन जो है बहुत खुश हुआ। डलहौजी यानी लॉर्ड डलहौजी, जो कि अंग्रेजों का गवर्नर था, अंग्रेजों की तरफ से यहाँ भारत का गवर्नर था, उसका मन हर्षा जाता है और अब उसके दिमाग में आता है कि हम ये झांसी का राज्य जो है वो हड़प लेंगे बड़ी आसानी से। और राज्य हड़प करने के लिए उसने अपनी फॉरेन जो है फौजें भेज देता है और किले पे अपना झंडा फहरा देता है। और जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश राज्य है, वो झांसी आता है लावारिस का वारिस बनकर, यानी कि यहाँ पे राजपाट चलाने। रानी जो है वो बहुत शोक में थी क्योंकि अभी अभी राजा का निधन हुआ, उनकी कोई संतान नहीं थी और उसके बाद जो है वो देखती हैं कि क्या हालत हो रही है उनके राज्य की, तो वो और ज्यादा उदास हो जाती है। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी या दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यानी कि उन्होंने बहुत अनुनय भी नहीं किया, बहुत प्यार मोहब्बत से बात की, बहुत उनके सामने झुक करके बात किया कि आप ऐसा ना करें, परंतु फिरंगी जो है वो बात नहीं मानते हैं और उनको थोड़ी सी भी दया नहीं आती है। और उसके बाद सुभद्रा जी लिखती हैं कि आप जरा इनकी जबरदस्ती को देखें कि ये लोग व्यापारी बन के आए थे, ये जो अंग्रेज थे ये भारत में व्यापारी बन के आए थे और यहाँ पर आकर के दया चाहते थे। राजाओं और नवाबों के यहाँ जा जाकर भीख मांगा करते थे, उनको ट्रेड करने के लिए उनको यहाँ पर व्यवसाय करने के लिए परमिशन दे दिया जाए। और आज देखिए कि डलहौजी ने ऐसे पैर पसारे हैं कि राजाओं और नवाबों को उसने पैरों तले ठुकराया है, जिसके पास की कल तक वो भीख मांगने जाया करता था, कि उनको यहाँ पे बिजनेस करने का, व्यवसाय करने का परमिशन दे दिया जाए। यहाँ की जो रानी थी वो लगभग दासी बन चुकी थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, और वहां की जो दासी थी अंग्रेज की, रानी एलिजाबेथ, वो महारानी बन चुकी थी। फिर लिखती हैं, छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था व्रज निपात। बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी,
बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कहती हैं कि जिस तरीके से अब पैर पसार के और वो हर तरफ फैल चुके हैं और लोगों को ठुकराए जा रहे हैं, उस समय में उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली जीता, छीन ली राजधानी। उसके बाद लखनऊ को बातों बात ले लिया, लखनऊ पे अपना कब्जा कर लिया। कैद पेशवा को कैद कर लिया बिठूर में, और नागपुर पे भी अटैक कर दिया। इसके अलावा उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक सबकी यही हालत थी। सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर भी अभी अभी इन्होंने अटैक किया था। और बंगाल और मद्रास की कहानी तो बहुत ही पुरानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरयाम नीलामी छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखे हार। यूं पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि रानियां जो हैं, जब इस तरीके से इन्होंने हर जगह अटैक किया, हर जगह कब्जा कर लिया, तो रानियां जो है रनिवासों में रो रही थी, और जो बेगम थी, यानी कि जो नवाबों की वाइफ थी, नवाबों की जो बेगम थी, पत्नियां थी, वो बेजार थी, वो भी गम में कहीं ना कहीं रो रही थी। उनके गहने और कपड़े जो है वो लगातार नीलामी किए जा रहे थे, कलकत्ते के बाजार में बेचे जा रहे थे। और ये केवल कपड़े की बात नहीं थी, ये बात की इज्जत थी, कि जो पर्दे की इज्जत थी, जो महिलाओं की इज्जत थी, उसको तार तार किया जा रहा था। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यंग प्रारंभ उन्हें तो सुई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कुटियों में विषम वेदना थी। विषम वेदना यानी बहुत ज्यादा वेदना, बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा दुख। कुटियों यानी कि गरीबों के अंदर भी, जो आम जनता थी, जो गरीब थे उस राज्य के, उनके मन में भी बहुत गुस्सा था अंग्रेजों के प्रति। और महलों का हद तो अपमान हुआ ही था। ठीक है। वीर सैनिक जो थे, उनके मन में भी बदला लेने का पूरा जोश था, कि उनके पुरखों का जो अभिमान है वो आज टूटा है, आज कोई बाहरी आकर के यहाँ पर कब्जा कर गया। नाना धुधुपंत और पेशवा जो है वो इकट्ठा कर रहे थे क्या, सामान और लड़ाई युद्ध के जो सामान थे, साथ ही साथ जो सेना थी वो सब इकट्ठा कर रहे थे। और उनकी बहन छबीली जो थी, उसने रणचंडी का प्रकट कर दिया था, यानी कि वो खुद तो जाएंगे ही युद्ध में, साथ ही साथ उन्होंने कई महिलाओं को प्रशिक्षण दिया और उनको भी एक सैनिक के तौर पर शामिल कर लिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। फिर ये जो आंदोलन का एक यज्ञ है ये शुरू होता है, और उन्हें तो केवल एक ज्योति जगानी थी, उनको पूरा आंदोलन जीतना नहीं था। उनको एक ज्योति जगानी थी जिसकी लौ आज तक चलती आ रही है, जिसकी लौ जो है आजादी तक चलती रही। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। यानी कि झोपड़ियों में जो है ये ज्वाला लगाई गई, और महलों ने आग लगा दी, और फिर उस ज्वाला को बढ़ाने में झोपड़ियों ने बहुत मदद की। यहाँ पे झोपड़ी और महल से है उस क्लास का, जो कि एक राजा रानी और उसके परिवार, उसके बाद आम लोग और गरीब लोग, सभी एक साथ आकर के और इन अंग्रेजों से जो है लोहा लेने की ठान चुके थे। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। यानी कि ये जो स्वतंत्रता की चिंगारी थी कि हमें आजादी चाहिए, ये जो है ये किसी ने दिया नहीं था, किसी ने भाषण देकर के नहीं समझाया था, बल्कि सबके अंदर की यह भावना थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। यानी कि झांसी जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, लखनऊ तक लपटे पहुंच गई, और इससे मेरठ कानपुर पटना में भी पैरेलल इसके साथ साथ कोई और राजा, कोई और वीरांगना ने वहां पर आंदोलन छेड़ दिया। जबलपुर और कोल्हापुर में भी जो है कुछ अब हलचल उकसाने का इन लोगों का प्लान था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दुदुपंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यानी कि जो स्वतंत्रता का महायज्ञ था, स्वतंत्रता का जो ये पहला आंदोलन था, इसमें बहुत से वीर जो है वो काम आते हैं, और बहुत से वीर अपने जान से धो बैठते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। इनके कुछ नाम यहाँ दिए हैं, जैसे नाना दुदुपंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह आदि लोग। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि इन लोगों ने जो कुर्बानियां दी, किसके लिए, देश के लिए, देश को बचाने के लिए, उन कुर्बानियों को आज लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि उन्होंने तो जुर्म किया था। खास करके सुभद्रा जी जब लिख रही थी,
तब जो है अंग्रेज इसे जुर्म के तौर पे पेश किया करते थे, और उसी पे तंज कसते हुए जो है सुभद्रा जी यहाँ पे लिखी हैं कि लेकिन आज जुर्म कहलाती जो उनकी कुर्बानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। यानी कि अब लेखिका कहती हैं कि इन सभी की बातों को हम थोड़ा किनारे रखते हैं और एक बार फिर से हम लोग झांसी के रणभूमि पहुंचते हैं, जहां पर जो है झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई कई मर्दों से लोहा ले रही हैं और खुद भी मर्द की तरफ पेश आ रही हैं। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा है, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यानी कि अब जो है नेतृत्व करता हुआ लेफ्टिनेंट वॉकर वहां पहुंचता है और आगे बढ़ा, सबसे आगे चला जाता है जवानों में, और जाते ही वहां पर रानी जो है, रानी लक्ष्मीबाई जो तलवार खींच लेती हैं और दोनों में जो है द्वंद्व होता है, यानी लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में वॉकर हारता है और जख्मी होकर के भाग जाता है। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर और स्वर्ग तत्काल सिधार। तो रानी जो है वो वहां से बढ़ते हुए कालपी की तरफ आती है, जो कि 100 मील दूर थी वहां से, और 100 मील तक घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते जब वो कालपी पहुंचती है तो घोड़ा जो है वहीं जान दे देता है, थक करके, गिर करके, और स्वर्ग को सिधार जाता है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। यानी कि यमुना तट पर जो है अंग्रेजों से फिर से, अंग्रेज जो है वो फिर से रानी से हार जाते हैं और रानी जीतने के बाद ग्वालियर पर अधिकार कर लेती है। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यानी सिंधिया जो थे, जो ग्वालियर के महाराज थे, वो राजधानी छोड़ चुके थे क्योंकि वो अंग्रेजों के मित्र थे। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, उसके जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संगाई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। यानी कि यहां पर जो है इनको विजय तो प्राप्त हो जाती है, जीत तो जाते हैं, पर अंग्रेजों की एक और सेना जो है वो रानी लक्ष्मीबाई को घेर लेती है, और इस बार उसका जो नेतृत्व है वो जनरल सन्मुख कर रहा था। ठीक है, उसके बाद पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कि जब ये युद्ध चल रहा था तो पीछे से एक ह्यूरोज नाम का व्यक्ति आता है और वो अटैक कर देता है, जिससे रानी लक्ष्मीबाई घायल हो जाती हैं, और उसके बाद जो है रानी जो है बीच में फंस जाती है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने ने नाला आया, था यह संकट विषम अपार। यानी कि इसके बावजूद, जबकि सब कोई उसे घेर चुके हैं, वो उनको हरा देती है और हराने के साथ ही भागती है। भागती है नहीं, वो अगले राज्य में जाती है कब्जा करने। ठीक है, हालांकि रास्ते में एक नाला आता है और घोड़ा जो है वो नाला को फांदने से मना कर देता है, क्योंकि यह घोड़ा नया था और उनका घोड़ा जो है वो मृत्यु हो चुकी थी उस घोड़े की, तो उसके बाद जो है उन्होंने यही घोड़ा लिया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भी रानी मार काटकर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतरे होने लगे वार पर वार। यानी वो नाला क्रॉस नहीं कर पाई अपने घोड़े के कारण, और तब तक पीछे से शत्रु की सेना आ जाती है और सब एक साथ टूट पड़ते हैं उसके। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने शुरू कहानी थी। तो घायल होने के बाद जो सिंहनी है, जो शेरनी है, वो गिर जाती है और वीर गति को प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में। ठीक है, रानी गई सिधार, चिता अब उनकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। यानी कि अब तो वो सिधार चुकी हैं और उनकी दिव्य जो है वही उनकी सवारी है। और रही बात, तो तेज से तेज मिल चुका है, यानी कि एक व्यक्ति जो धरती पे इतना अच्छा था वो ऊपर जाकर के भगवान से मिलेगा और वो एक तेज होगा। अभी उम्र कुल 23 ही थी, अनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई एक वन स्वतंत्रता नारी थी। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि उसकी उम्र जो है केवल 23 वर्ष रही होगी और वो कोई अवतारी भी नहीं थी। ठीक है,
और जो स्वतंत्रता है नारी की वो उस पर भी जीवित रखना चाहती थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यानी लक्ष्मीबाई आती हैं जाती हैं, वो हमें सीख दे करके चली गई हैं, और उस पर हमें अमल कैसे करना है ये तो हमें स्वयं से डिसाइड करना पड़ेगा। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता विनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मत जाती विजय, मिटा दें गोलों से चाहे झांसी। यानी कि कवयित्री लिखती हैं कि रानी जी हम आपको बहुत याद रखेंगे, हम लोग सभी आपको बहुत याद रखेंगे, और पूरा का पूरा भारतवासी आपके इस बलिदान और कृतज्ञ का जो है तारीफ करता है और आपके साथ खड़ा है। और जो बलिदान है वही जगाएगा नया स्वतंत्रता विनाशी। इसके लिए किसी सेमिनार की जरूरत नहीं है। अब जो मदमाती विजय है तो उसके बाद मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, हमें क्या, तेरा स्मारक तू ही होगा, तो खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो लिखती हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई है उनका स्मारक कौन होगा, उनका स्मारक स्वयं लक्ष्मीबाई ही होंगी, कोई और हो ही नहीं सकता। ठीक है, और इसी तरीके से हमने कहानी सुनी किससे, बुंदेलखंड के हरबोलों से। ठीक है, इसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, और इनकी जो फेमस बुक है मुकुल से यह हिस्सा उसी किताब से उठाया गया है। तो आज का सत्र हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। उससे पहले जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं क्लास 5वीं से लेकर क्लास 12वीं तक, क्लास 5th से लेकर क्लास 12 तक, वो हमारे ट्यूटर्स के द्वारा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला जा रहा है। तो आप सभी यूट्यूब को खोल के उस पर एजुकेशन कैंपस सर्च करें और उसे सब्सक्राइब करें तथा इन फ्री क्लासेस का फायदा उठा सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है। ठीक है, काली घटा गिरने के बाद क्यों कही गई, तो ये जो पंक्ति है ये हमें पहले या दूसरे पन्ने में मिल जाएगा, जिसमें कहा यह जा रहा है कि सभी चीजें जो एक साथ टूट पड़ती हैं, जितनी भी गलत चीजें हैं, और दूसरी पंक्ति का भी अर्थ यही है। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर उसमें नई जीवनी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है, तो सुभद्रा जी ये बताना चाहती हैं कि जो पुराना भारत है वो डल हो चुका है और वो अंग्रेजों से नहीं लड़ रहा है, वही जो नया भारत है वो अंग्रेजों से लड़ने को तैयार बैठा है। झांसी की जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखें, इसे आपको खुद करना होगा। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं, इतिहास के कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। तो इसमें जो है आपके उन पुरुषों के नाम लिखने हैं जो इसमें आए हैं, जैसे नाना जी हो गए, जैसे कि और भी लोग हैं जो चैट्स में आते रहते हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं, और साथ ही साथ इतिहास के कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो कि इतिहास में जो और अन्य स्त्रियां हैं रानी लक्ष्मीबाई के अलावा जिन्होंने वीरता दिखाई है, उनकी कहानियां खोजकर लिखने को भी कहा जा रहा है। तो आज का हमारा सत्र यहीं समाप्त होता है। हम दोबारा कल मिलेंगे कुछ नए सत्र के साथ, कुछ नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।